एक गांव में विक्रम नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब इंसान था। विक्रम अपना गुजारा जंगल से लकड़ियाँ काट कर करता था। माँ, हमारे इस दुखी जीवन में से गरीबी कब दूर होगी। ना ही हमारे पास पहनने को अच्छे कपड़े हैं और ना ही अच्छा मकान है। अरे बेटा, ऐसे परेशान होकर थोड़ी बैठते हैं। अरे, हमारा भी अच्छा वक्त आएगा। तू बस थोड़ी सी धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। क्या करे अब माँ, आज भी सिर्फ लकड़ी काटनी ही पड़ी है। कोई भी लकड़ी अगर बाजार में नहीं बिकी तो क्या होगा। बिक जाए तो अच्छा है बेटा, वरना कल ही घर का राशन खत्म हो जाएगा। देखते हैं माँ, क्या होता है। अब ना जाने भगवान हमारी कब सुनेंगे और हमें कब दो वक्त का खाना अच्छे से मिल पाएगा। इस तरह विक्रम और उसकी माँ बहुत गरीबी में जी रहे थे। दूसरी तरफ उसी राज्य के राजा वीरभद्र अपनी पत्नी और बेटे के साथ बैठे हुए थे। राजकुमारी, अगले 2 दिन में ही आपका जन्मदिन है। तो आप हमें बताइए कि आपको जन्मदिन पर तोहफे के रूप में क्या चाहिए। आप जो भी हमसे मांगेंगी हम वो देने को तैयार हैं। हाँ। क्या? जो मांगूंगी वो मिलेगा? सोच लीजिएगा पिताजी एक बार, वरना फिर आगे मैं जो मांगू वो आप दे ना सके तो। अरे नहीं नहीं राजकुमारी, हम सब कुछ देंगे। जो आप मांगेंगे वो सब देंगे। तो सुनिए, मुझे अपने जन्मदिन पर उस जंगल की पूर्व घाटियों में घूमने के लिए जाना है। क्या आप मुझे वहाँ ले जाएंगे? बेटी, वो रहस्यमय जंगल है, वहां जाना सही नहीं होगा। मुझे माफ कर देना, ये इच्छा तो मैं तुम्हारी पूरी नहीं कर सकता। अरे मगर पिताजी, रहस्यमय जंगल है तो क्या हुआ? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। पिताजी, मुझे आप वहाँ पर सैर कराने के लिए लेकर जाइए। राजकुमारी के जिद के आगे महाराज कुछ नहीं बोल पाए और 2 दिन बाद जन्मदिन पर महाराज उसे जंगल में ले जाते हैं। कुछ देर बाद वो जंगल में पहुंच जाते हैं। वाह पिताजी, कितनी सुंदर जगह है ये। यहाँ पर देखो कितनी अच्छी हवाएं चल रही है। मुझे तो यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। बहुत ही आनंददायक और सुखप्रिय जगह है ये। यहाँ पर आते ही मनुष्य का मन शांत हो जाता है। राजकुमारी, मुझे शिकार करने का बड़ा ही मन कर रहा है। लेकिन पिताजी, यहाँ पर तो कोई जानवर दिख नहीं रहा है, तो आप शिकार कैसे करेंगे? हाँ राजकुमारी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। लगता है यहाँ पर कोई शायद जानवर नहीं मिलेगा। चलो आगे घनी झाड़ियों में चलते हैं, शायद वहां पर कोई शिकार मिल जाएगा। लेकिन पिताजी, हमें तो यहाँ पर ही आनंद आ रहा है और अभी तो हम आए हैं, इतनी जल्दी कैसे जाए? आप एक काम करिए, सैनिक और आप सब शिकार करके वापस आइए, तब तक मैं यहाँ पर ही रुकती हूँ। नहीं नहीं राजकुमारी, यहाँ इस जंगल में ऐसे अकेले नहीं रहना चाहिए आपको। अगर आपको साथ नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी शिकार पर चले जाएंगे। अरे पिताजी, आप मेरी चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। आप बेफिक्र होकर शिकार पर जाइए, मैं तब तक यहाँ पर ही ठहरी हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन राजकुमारी, आप अपना ध्यान रखना। हम और सैनिक अभी भेजते हैं, हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा आने में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है पिताजी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मेरी कुछ भी चिंता मत करना। फिर राजा सैनिकों के साथ वहां से शिकार करने के लिए आगे जाते हैं और इधर राजकुमारी प्रकृति का आनंद ले रही थी। तभी कुछ ही क्षण के बाद राजकुमारी को मधुर बांसुरी की धुन सुनाई देती है। अरे, ये इतना
मधुर संगीत कौन बजा रहा है और ये मधुर आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे आगे जाके देखना होगा। राजकुमारी उस संगीत के मोह में आ जाती है और आगे चलने लगती है। आगे जाते ही उन्हें एक राजकुमार जैसा दिखने वाला एक पेड़ के नीचे बैठकर मधुर बांसुरी बजा रहा था। वाह श्रीमान, आप कितनी अच्छी बांसुरी बजाते हैं। सुनकर मुझे बहुत आनंद हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बांसुरी बजाने का शौक मुझे बचपन से ही है। लेकिन आप कौन हैं? और यहाँ इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे पिताजी हैं। मेरा नाम माया है और मैं इस राज्य के राजा वीरभद्र की पुत्री हूँ। वाह, आपका तो बहुत अच्छा नाम है, माया। मेरा नाम त्रिलोक है और मैं आपके पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूँ। आपके राज्य के जंगल की बहुत तारीफ सुनी थी, इसीलिए मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ। मैं भी यहाँ पर घूमने के लिए ही आई हूँ, लेकिन अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे पिताजी मेरी राह देख रहे होंगे। हाँ हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन आप मुझसे वादा करिए कि कल आप मुझसे मिलने के लिए जरूर आएंगी। राजकुमार तिलोक और राजकुमारी को एक दूसरे से पहली नजर में ही प्रेम हो गया था। हाँ राजकुमार, मैं आपसे वादा करती हूँ कि कल मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगी। आप मिलने के लिए मेरे महल के पास आ जाना। फिर राजकुमारी महाराज के साथ महल पर आ जाती है और अगले दिन सुबह राजकुमारी तिलोक से मिलने के लिए महल के बाहर जाती है। अरे वाह तिलोक, तुम तो मेरे से भी जल्दी आ गए। बहुत तेज स्वभाव के हो तुम। हाँ नहीं, मैं कोई तेज स्वभाव का नहीं हूँ। बस तुम्हें देखने की तलब लगी थी, इसीलिए यहाँ पर जल्दी आकर खड़ा हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से तुम मेरे दिल में बस गई हो। हाँ तिलोक, मैंने भी जब से तुम्हें देखा है तब से तुम भी मेरे दिल में बस गए हो। मैंने तो ये सोचा है कि हम 7 जन्मों तक एक ही दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। माया, आज से मैं कसम खाता हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और विवाह करूंगा तो तुमसे ही। हाँ राजकुमार तिलोक, मैं भी कसम खाती हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। वो तो मुझे तुम पे भरोसा है माया, लेकिन आज भी मुझे वो जंगल जाने का बड़ा ही मन कर रहा है। तो क्यों ना हम उस जंगल में वापस जाएं? जंगल में घूमने जाने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है, लेकिन मेरे पिताजी बोल रहे थे कि वो एक रहस्यमयी जंगल है, वहाँ अकेले जाना उचित नहीं। अरे नहीं माया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और तुम कहाँ अकेली हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें क्या मुझ पे भरोसा नहीं है? हाँ? नहीं नहीं, तुम पे पूरा भरोसा है तिलोक। ठीक है, मैं जंगल आने के लिए तैयार हूँ। फिर राजकुमारी और राजकुमार तिलोक जंगल में घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इस बात का पता महल में किसी को भी नहीं था। इस तरह सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन राजकुमारी वापस नहीं आई। हे भगवान, राजकुमारी कहाँ चली गई है? सुबह से उसका कोई अता पता नहीं है। अब हम उसको ढूंढने का क्या रास्ता निकाले? आप दुखी मत होइए महारानी, राजकुमारी अवश्य ही मिल जाएंगी। सैनिक गए हैं ना उन्हें ढूंढने के लिए। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि राजकुमारी गई कहाँ पे हैं। हाँ महाराज, वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। वो ऐसे तो कभी आपकी अनुमति के बिना महल से बाहर नहीं जाते, लेकिन अचानक वो कैसे कहीं पर चली गई? मंत्री जी सही कह रहे हैं, वो कभी भी ऐसे बिना बताए महल से बाहर नहीं जाती। पता नहीं कहाँ पर चली गई होगी। सैनिक भी कब से गए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई समाचार नहीं है। तभी वहाँ पर
राजकुमार तिलोक राजकुमारी को घायल अवस्था में लेकर आता है और उसे कक्ष में सुला देते हैं। महाराज, महाराज, राजकुमारी का इलाज जल्द से जल्द वैद्य से करवाइए। इन पर शत्रुओं ने हमला कर दिया है। क्या राजकुमारी पर शत्रुओं ने हमला कर दिया था? महाराज, महाराज, आप जल्दी से राजवैद्य को बुलाइए। राजवैद्य आते हैं और इलाज करते हैं और कहते हैं, महाराज, राजकुमारी को बहुत गंभीर चोट पहुंची है। उनकी जान को तो अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन राजकुमारी इस समय घायल अवस्था में है। उन्हें होश आने में अभी सुबह तक का समय लगेगा। अगर उनकी जान को कोई खतरा नहीं है तो फिर कोई चिंता नहीं है। फिर अगली सुबह राजकुमारी की आंखें खुलती है और उन्हें होश आता है। अरे बेटी, तू कहाँ चली गई थी हमें छोड़कर? महाराज, महाराज देखो, राजकुमारी को होश आ गया है। अरे वाह राजकुमारी, आपको होश आ गया है। लेकिन राजकुमारी, आप पर किसने हमला किया था? किसकी इतनी हिम्मत? हाँ, ये सब कैसे हुआ? और तुम हमें बिना बताए कहाँ चली गई थी? हाँ पिताजी, मैं उस जंगल में गई थी घूमने के लिए, लेकिन वहां पर मुझ पे शत्रुओं के द्वारा भयंकर हमला हुआ और इस वजह से मेरी ये हालत हुई। अरे राजकुमारी, इसीलिए तो मैं आपको कब से मना कर रहा था कि आप जंगल में मत जाइए। और ये राजकुमार कौन है जो आपको कल यहाँ पर लेकर आया था? पिताजी, ये हमारे पड़ोसी राज्य के राजकुमार तिलोक है। जब शत्रुओं ने मुझ पर हमला किया तब इन्होंने ही सही वक्त पर आकर मेरी जान बचाई और शत्रुओं से लड़ाई की, वरना आज मैं जिंदा ही नहीं होती। अरे वाह राजकुमार तिलोक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। उसमें महाराज शुक्रिया की कोई बात नहीं है। वो तो मेरा इंसानियत होने के नाते फर्ज बनता है। ठीक है महाराज, अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे मेहमान हो। तुम कुछ दिन के लिए महल में ही रुक जाओ। फिर राजकुमार कुछ दिनों के लिए महल में ही रुक जाते हैं। अब राजकुमारी माया और राजकुमार तिलोक का प्रेम बढ़ गया था और इस बात की थोड़ी सी भनक महाराज और रानी को भी लग गई थी। महाराज, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। क्यों ना हम राजकुमार तिलोक और हमारी पुत्री राजकुमारी माया का विवाह करा दे, क्योंकि तिलोक हमारी पुत्री को खुश रख सकता है। हाँ महारानी, मैं भी आपसे यही कहने वाला था। अगर राजकुमार हमारी विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपनी राजकुमारी का विवाह उसी से ही करेंगे। हाँ, वैसे भी वो हमारी बेटी के लायक है, क्योंकि उसी ने हमारी बेटी को एक नया जीवन दान दिया है। आप एक बार राजकुमार को पूछ लीजिए विवाह के बारे में। महाराज राजकुमार के पास जाते हैं और कहते हैं, राजकुमार, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। दरअसल बात ऐसी है कि मैं आपके पास मेरी बेटी माया के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। महाराज, मेरी तरफ से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार्य है। वैसे भी आपके जैसे महान राजा की बेटी से विवाह करना मेरा सौभाग्य होगा महाराज। शुक्रिया राजकुमार कि आपने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। अब हम आज से ही विवाह की तैयारी में लग जाते हैं। इस बात से राजकुमारी माया और राजकुमार तिलोक बहुत ही खुश हो जाते हैं और कुछ समय बाद उन दोनों का विवाह हो जाता है। और विवाह की रात को राजकुमारी और राजकुमार अपने कक्ष में थे। राजकुमारी, मैं जरा बाहर टहल कर आता हूँ। राजकुमार बाहर टहलने के लिए जाते हैं।
वहां पर जाकर वो चांद की तरफ देखते हैं और चांद की तरफ देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल जाता है और वो राजकुमारी के पास आते हैं। ए मूर्ख राजकुमारी, आज तेरा अंत निकट आ गया है। मैं आज तेरी बलि चढ़ा दूंगा। ये क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम तिलक? और ये तुम्हारा चेहरा इतना डरावना लग रहा है। देखो तुम ऐसा मजाक मत करो तिलोक। मजाक? ए मूर्ख कन्या, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। आज मैं तुम्हें मेरे स्थान पर लेकर जाऊंगा और वहां जाकर तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा। इतना कहकर राजकुमार के हाथों से अजीब सी रोशनी निकलती है और राजकुमार राजकुमारी को लेकर गायब हो जाता है। महाराज, महाराज, अरे तिलोक और माया कहीं पर नहीं मिल रहे हैं। पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए। हमने पूरा महल छान मारा पर वो लोग कहीं नहीं मिले। क्या कह रहे हो? पूरे महल में भी कहीं पर नहीं है? अरे तो फिर ये दोनों गए कहाँ हैं? महाराज, मुझे लगता है कि वो दोनों जंगल में गए होंगे, क्योंकि राजकुमार तिलोक को और माया को जंगल में जाना बहुत पसंद है। मैं सैनिकों को जंगल में उसे ढूंढने के लिए भेजता हूँ। सैनिकों के द्वारा जंगल में राजकुमार और राजकुमारी को बहुत ढूंढा जाता है पर वे लोग कहीं नहीं मिलते हैं और सैनिक वापस महल में आ जाते हैं। महाराज, हमने सुबह से लेकर आज रात तक पूरा जंगल छान मार लिया है, लेकिन राजकुमार और राजकुमारी कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं। क्या बोल रहे हो? पूरे जंगल में भी नहीं है? अरे तो फिर गए तो गए कहाँ वो दोनों? हे भगवान, फिर से ये दोनों कहाँ पर चले गए? मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है उन दोनों की। महाराज, अब हम क्या करेंगे? कहाँ पर खोजेंगे उसको? पता नहीं, भगवान भी हमारे साथ कैसा खेल खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब वो दोनों कहीं पर ढूंढने से भी मिलेंगे। ये क्या बोल रहे महाराज? शुभ शुभ बोलिए। अरे मेरे कहने का अर्थ ये है कि अब हमें वो लोग ढूंढने से ऐसे नहीं मिलेंगे, हमें कोई और तरकीब ढूंढनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि इस समस्या का हल अब मुनिवर ऋषि ही बता सकते हैं। हाँ, आप कल सुबह ही जल्दी से मुनिवर जी के ऋषि के पास जाइए और उनको कहिए कि हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। फिर अगली सुबह मंत्री जी और राजा मुनिवर ऋषि के पास जाते हैं। ऋषि बाबा प्रणाम, मैं इस राज्य का राजा वीरभद्र हूँ। आपको भी प्रणाम, किंतु आज राजमहल के राजा हमारी कुटिया में क्यों आए हैं, मैं जान सकता हूँ? बाबा क्या बताऊं आपको, मेरे साथ समस्या ही ऐसी है। कुछ दिन पहले ही हमारे पड़ोसी राज्य के राजकुमार के साथ मेरी बेटी का विवाह माना करवाया था, लेकिन कल रात से वो दोनों कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं। फिर ऋषि अपनी आंखें कुछ देर बंद करके ध्यान में लग जाते हैं और कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलते हैं। राजन, मैं जो भी कहूँगा वो सुन के तुम चौंक जाओगे। तुमने अपनी बेटी की शादी किसी राजकुमार से नहीं, बल्कि एक रहस्यमय राजकुमार से की है। क्या रहस्यमय राजकुमार से? अरे बाबा, पर वो तो कह रहा था कि वो पड़ोसी राज्य के राजा का पुत्र है। नहीं राजन, वो सरासर झूठ है। मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग करके ये पता लगाया है कि वो तुम्हारे महल पर एक राजकुमार का भेष लेकर आया था, पर असल जिंदगी में वो कोई राजकुमार नहीं है। क्या बात कर रहे हैं ऋषि? तो फिर कौन है वो और कहां से आया है वो, और मेरी पुत्री से क्या चाहता है?
वो जंगल की पूर्व घाटियों से आया था और वो कोई राजकुमार नहीं है, वो एक तांत्रिक है। वो सभी दिव्य शक्तियां जानता है। अरे बाबा, लेकिन अब मेरी पुत्री को उससे कौन बचाएगा? मैं उसे कैसे बचाऊंगा? और वो मेरी पुत्री को ऐसे क्यों ले गया? राजन, उसने तुम्हारी पुत्री को बंदी बना कर रखा हुआ है। वो तुम्हारी पुत्री की बलि चढ़ाना चाहता है। इससे पहले भी ये 7 राजकुमारी की बलि चढ़ा चुका है और आज रात भी वो तुम्हारी पुत्री की बलि चढ़ाएगा। क्या? अरे बाबा, तो जल्दी से मुझे कोई रास्ता बताइए, वरना वो मेरी पुत्री को मार देगा। उसका रास्ता केवल एक ही है। इस जंगल में एक जादुई तालाब है। उस तालाब से पानी लाना होगा और बाद में हमें उस तांत्रिक के पास जाके उस पर तालाब का जल फेंकना होगा। अरे तो मैं उस तालाब के पास जाता हूँ और वहां से थोड़ा जल भर कर लेकर आता हूँ। नहीं राजन, ये काम तुम तो कभी भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो लालच ना करता हो और निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करता हो, क्योंकि साफ दिल वाला मनुष्य उस काम को कर सकता है और कोई नहीं। अरे लेकिन बाबा, हमारे पास तो समय बहुत कम है। इतनी जल्दी मुझे ऐसा मनुष्य कहां पर मिलेगा, और वो कौन होगा? महाराज, मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूँ जो एकदम साफ दिल का है। उसका नाम विक्रम है। वो हमारे राज्य का एक लड़का है। अगर आपकी इजाजत है तो मैं उसे यहाँ पर बुलाता हूँ। हाँ हाँ मंत्री जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जल्दी से बुलाकर लेकर आइए। नहीं राजन, अभी नहीं। आज की तारीख में वो काम नहीं हो सकता है। मैं कल सुबह तुम्हारे महल आऊंगा। वहां आकर मैं उस मनुष्य को अपनी शक्तियों से आजमा के देखूंगा। लेकिन साधु महाराज, तब तक वो मेरी पुत्री को मार देगा। इससे उचित होगा कि हम अभी चलते हैं और वो दुष्ट तांत्रिक का अंत कर देते हैं। नहीं राजन, आज का समय उस कार्य के लिए उचित नहीं है। इसके लिए हमें कल ही वहां पर जाना होगा और वो अगले दिन तक तुम्हारी पुत्री को कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन साधु महाराज, उसका क्या भरोसा? शायद वो राजकुमारी को जान हानि भी दे सकता है। तो नहीं नहीं मंत्री, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अपनी शक्ति से ये सब जान लिया है। ठीक 3 दिन बाद वो तुम्हारी पुत्री को मार सकता है, क्योंकि 3 दिन बाद अमावस्या की रात है। उस रात को वो बलि चढ़ाएगा। अगली सुबह राजा के महल में साधु महाराज जाते हैं। तभी कुछ देर बाद वहां पर विक्रम भी आता है। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे खबर मिली है कि आपने मुझे बुलवाया है। हाँ विक्रम, तुमसे एक काम था मुझे। साधु महाराज, जरा इस लड़के को देखिए और बताइए कि क्या ये हमारे कार्य को कर सकता है कि नहीं। हाँ हाँ राजन, ये अवश्य ही कर सकता है। फिर राजा सारी बात विक्रम को बताता है। ये बातें हैं विक्रम, तो चलो, हमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हारी अनुमति है तो हम तुम्हारी मदद चाहते हैं। हाँ हाँ महाराज, मेरी अनुमति है। अब आपकी इजाजत है तो चलिए, जल्दी से उस तालाब के पास चलें। फिर वो सब विक्रम को लेकर उस तालाब के पास जाते हैं और विक्रम उस तालाब का पानी भर लेता है। चलो, अब हम उस तांत्रिक के स्थान पर जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कोई भी असावधान मत रहना, क्योंकि उसके पास ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो हम पर वार कर सकती हैं। फिर सब लोग वहां पर जाते हैं
ए मूर्ख राजकुमारी, अब बस 2 दिन बचे हैं। 2 दिन बाद तुम्हारी बलि चढ़ेगी। फिर विक्रम उस जल को तांत्रिक के ऊपर फेंक देता है और तांत्रिक वहीं पर ही भस्म हो जाता है और राजकुमारी भी बंदी से मुक्त हो जाती है। पिताजी, अच्छा हुआ आपने सही मौके पर मेरी जान बचा ली। मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, तुम्हारी जान तो साधु बाबा ने और विक्रम ने मिलकर बचाई है बेटी। हे साधु महाराज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और विक्रम तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। सच में विक्रम, तुमने कर दिखाया। आज तुम्हारी वजह से ही मेरी पुत्री की जान बच पाई है। इसीलिए मैं खुश होकर तुम्हें इनाम में 1000 सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। नहीं नहीं महाराज, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ये कार्य धन के लिए थोड़ी ना किया है। मैंने तो राजकुमारी को बचाने के लिए और इंसानियत के नाते ये सब किया है। तुम्हारे मन में तो जरा भी लालच नहीं है विक्रम। इसीलिए ये कार्य सफल हो सका। लेकिन वो जो भी हो, पर मैं खुश होकर तुम्हें धन देना चाहता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा इनाम है। फिर राजा खुश होकर विक्रम को बहुत सारा धन देते हैं और विक्रम उस धन से बहुत ही अच्छा जीवन जीने लगता है और गरीबी से मुक्त हो जाता है।